हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल नॉलेज। आज हम लोग मिडवाइफरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में शॉर्ट नोट्स को देख रहे हैं। तो देखिए शॉर्ट नोट्स, यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा, शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का जो बनावट है उस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो यहाँ एक डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। तो ये डायग्राम किस चीज़ का है, तो ये डायग्राम जो है प्लेसेंटा का है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ठीक है, ये प्लेसेंटा है। मतलब जो छाता नुमा जो दिख रहा है डिस, तो ये क्या है हमारा प्लेसेंटा है। और इसके जो है नीचे जो है ना एक बीचों बीच जो देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, तो इसमें हमारा वेन और आर्टरीज है। तो वेन, एक वेन होता है और दो आर्टरीज होती हैं, ठीक है। एक वेन और दो आर्टरीज होती हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो सबसे किनारे है इसमें पहले तो दो साइड इसका रहता है। प्लेसेंटा जो है ना, वो जो गर्भाशय यानी कि यूट्रस से जो चिपका हुआ होता है, तो उसमें एक साइड तो वो मदर से चिपका हुआ है, ठीक है। हाँ, साइड आप देख सकते हैं कि मैटरनल साइड है, यानी कि जो मदर है उसके गर्भाशय से वो जुड़ा, यानी कि मैटरनल साइड है। और एक जो है, एक साइड जो है वो क्या होता है कि वो जो भ्रूण है यानी जो गर्भस्थ जो शिशु है उसके उससे जुड़ा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, है ना। तो देखिए, तो जो मैटरनल साइड जो होता है वो कहाँ, गर्भाशय जो है हमारा, तो वो गर्भाशय के कौन से लेयर से चिपका हुआ होता है, तो वो गर्भाशय का जो है ना यानी यूट्रस के जो है इंडोमेट्रियम लेयर से चिपका हुआ होता है, ठीक है। तो जो इस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान जो है, जो गर्भाशय यानी कि यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम लेयर है उसे क्या कहते हैं, डेसिडुआ बैसिलस कहा जाता है ना। देख सकते हैं कौन सा ये पोजीशन है, वो डेसिडुआ बैसिलस है। और उससे जस्ट जो ब्लैक सबसे लास्ट में जो देख रहे, सबसे मतलब आउटसाइड जो देख रहे हैं, सबसे किनारा वाला है ना, ब्लैक ब्लैक जो है किया हुआ, तो वो हमारा क्या है, मायोमेट्रियम है। यूट्रस के हम लोग जानते हैं कि 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक इंडोमेट्रियम। तो जो इंडोमेट्रियम है उसे कहा जा रहा है डेसिडुआ बैसिलस इस दौरान, गर्भावस्था के दौरान। और मायोमेट्रियम है, ठीक है। फिर उस इंडो आप देख सकते हैं कि जो इंडोमेट्रियम जो लेयर है यानी कि डेसिडुआ बैसिलस है, वहीं पर क्या है, यूटेरिन वेन है। फिर है जो स्पेस, फिर देख सकते हैं कि है ना इंट्रा वायरलेस स्पेस है। और जो मतलब इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो है क्या क्या प्रेजेंट होता है। अम्बिलिकल वेन है, ठीक, मतलब अम्बिलिकल जो कॉर्ड है तो इसमें क्या है, वेन, अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल आर्टरीज है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं स्ट्रक्चर और कैसे कैसे बनावट है ना। तो देखिए जो ये जो होता है प्लेसेंटा, उसका शेप कैसा होता है, तो शेप इसका होता है डिस्क्वाइड शेप, है ना, चक्रीय आकार का, चक्र जैसा लगता है ना, ये चक्र के आकार का ये होता है। फिर इसका वेट, तो वेट इसका कितना होता है, तो सॉरी यहाँ लिखा हुआ 60 ग्राम लिखा हुआ, आप इसको 600 लिख लीजिएगा, ठीक है। 500 to 600 ग्राम होता है। ये जो प्लेसेंटा का जो वजन होता है ना, ये जो गर्भ में जो पल रहा बच्चा होता है उसका जो है 1/6 होता है, ठीक है। अगर बच्चा अगर 3 kg का है तो 1/6 कितना होगा, 500 होगा, 500 ग्राम। तो इस हिसाब से इसका नॉर्मल वेट माना गया है कि 500 से 600 ग्राम होता है ना। और एक नॉर्मल जो है बेबी का वेट कितना होना चाहिए, तो 2.5 से 3.5 का होना चाहिए। इस अकॉर्डिंग क्या है, प्लेसेंटा का वेट कितना होना चाहिए, तो 500 से 600 ग्राम दिया हुआ है। फिर डायमीटर देखते हैं। डायमीटर कहने का मतलब जो गोला है, ठीक है, ये क्या है, डिस्क चक्र के आकार का है। तो इसका जो एक छोर से दूसरे छोर तक जो ले जा रहे हैं, ठीक, सेंटर से, तो वही डायमीटर होता है ना हमारा, उसे ही व्यास कहते हैं। तो उसकी दूरी जो है कितनी होती है, तो 15 से 20 सेंटीमीटर के लगभग में है, ठीक है। फिर थिकनेस यानी कि इसकी मोटाई, थिकनेस मीन्स मोटाई, तो मोटाई कितनी होती है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है।
फिर सरफेस देखते हैं प्लेसेंटा का, तो प्लेसेंटा का जो सरफेस यानी सतह जो है, तो इसका दो सतह है, एक मैटरनल सरफेस है, एक फीटल सरफेस है। तो मैटरनल सरफेस यानी कि मातृ सतह, वो कैसा होता है, तो रफ डार्क रेड यानी कि खुरदरा होता है, गहरे लाल रंग का होता है वो। डिवाइडेड इनटू 50 15 टू 20 कॉटिलेडोन्स, जो कि है ना 15 से 20 कॉटिलेडोन्स में बटा हुआ होता है, ठीक है। फिर अटैच टू यूटेरिन वॉल डिसिडुआ बैसिलस, अभी मैंने जस्ट कहा था कि है ना जो इंडोमेट्रियम जो लेयर होता है, ठीक है, जो यूट्रस का इंडोमेट्रियम लेयर है उसे ही डेसिडुआ बैसिलस, गर्भावस्था के दौरान उसे डेसिडुआ बैसिलस कहते हैं। तो देखिए वही लिखा हुआ है ना कि ये किससे चिपका हुआ होता है, तो डेसिडुआ बैसिलस से, है ना, गर्भाशय की जो दीवार जो है डेसिडुआ बैसिलस से ये जुड़ी होती है प्लेसेंटा, है ना। फिर है फीटल सरफेस यानी भ्रूण का जो सतह है, प्लेसेंटा का दो सतह हो गया, एक हो गया मैटरनल सरफेस यानी कि मातृ सतह, और दूसरा है क्या, फीटल सरफेस यानी कि भ्रूण सतह। तो ये कैसा होता है, तो स्मूथ होता है, शाइनी है ना, कवर्ड बाय एमनियन, कैसा होता है, ये चिकना है ना, चमकदार है, और एमनियन से ये क्या होती है, घिरी हुई होती है, ढकी हुई होती है ना। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच नियर सेंटर, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो सेंटर से जुड़ा हुआ होता है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड मीन्स की नाल, नाभिनाल या नाभिनल, तो बीच में नाभिनाल जुड़ी होती है। फिर ब्रांचिंग कोरियोनिक वेसल्स विजिबल, और जो रक्त वाहिकाओं की जो वाहिकाएं जो शाखाओं के रूप में दिखाई देती हैं। फिर देखिए पार्ट्स, अब पार्ट्स जो है यानी कि वही सरफेस जो बोलते वही पार्ट्स में बांटते हैं, एक फीटल पार्ट है, कि मैटरनल पार्ट है। तो जो फीटल पार्ट है ना वो हो गया आपको किससे मतलब है अटैच्ड है, तो वो कोरियन फ्रोंडोसम, और जो मैटरनल पार्ट है वो डेसिडुआ बैसिलस से जुड़ा हुआ होता है। फिर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन या फिर उसी को बैरियर कहते हैं, तो वो है क्या आखिर, तो सेपरेट मैटरनल एंड फीटल ब्लड। प्लेसेंटल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो वो सेपरेट करता है मैटरनल और फीटल ब्लड को, क्या कर रहा है वो सेपरेट करने का काम, यानी कि अलग करने का काम। माँ और जो भ्रूण है ना उनके रक्त को अलग रखता है। कभी भी माँ और बच्चे का यानी भ्रूण का जो रक्त जो है ना ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होगा, दोनों का ब्लड अलग अलग रखता है, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल होता है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन में, तो साइ इसमें होता है साइटियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। फिर है साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, फीटल कैपिलरी एंडोथेलियम, ये सारे प्लेसेंटल मेम्ब्रेन में होते हैं। उसके बाद देखते हैं, और अब है कोरियोनिक विलाई, तो कोरियोनिक विलाई क्या है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी कि उंगली नुमा जो है प्रक्षेप है। कोरियोनिक विलाई क्या है, तो उंगली जैसा प्रक्षेप है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। और क्या है ये कोरियोनिक विलाई, तो कंटेन करता है, कंटेन फीटल ब्लड वेसल्स, इन्हीं में क्या होता है, भ्रूण की रक्त वाहिकाएं होती है कोरियोनिक विलाई में है। फिर है मेन साइट फॉर एक्सचेंज, यहीं पर क्या होता है, कोरियोनिक जो विलाई है यहीं पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज का काम हो रहा है, ठीक है। जो पोषक है या फिर गैस का आदान प्रदान जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो कोरियोनिक विलाई के पास ही हो रहा है, ठीक है। फिर है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का क्या क्या कार्य है ना। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, तो सबसे पहला रेस्पिरेटरी फंक्शन यानी कि श्वसन का कार्य, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है ना। O2 टू फीटस, CO2 टू मदर, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो भ्रूण को देती है और कार्बन डाइऑक्साइड माँ को वापस भेजती है, ठीक है। फिर है न्यूट्रिटिव फंक्शन यानी कि पोषण का कार्य, प्लेसेंटा का दूसरा कार्य क्या हो गया, न्यूट्रिटिव फंक्शन, ट्रांसफर्स न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स से क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। फिर है तो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स, विटामिन्स, ये सारे हो गए। फिर
फिर है एक्सक्रीटरी फंक्शन यानी कि उत्सर्जन। एक्सक्रीटरी फंक्शन मीन्स कि उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन का कार्य हो गया। तो रिमूव फीटल वेस्ट, जिस तरह मतलब एक ह्यूमन अगर कुछ खा पी रहा है तो उसका भी अपशिष्ट निकलेगा ना, ठीक है, मल के द्वारा या मूत्र के द्वारा निकलेगा। वैसे ही फीटल का भी तो निकलेगा ना, जो फीटल वेस्ट किस रूप में निकलता है, तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन के रूप में बाहर निकल रहा है। तो किस मतलब ब्लड में ही प्लेसेंटा है, जो मतलब उसका जो है अम्लिकल जो अम्लिकल जो आर्टरी है ना, आर्टरी के द्वारा पहुंचाए जाएंगे प्लेसेंटा तक, फिर प्लेसेंटा उसे मदर तक पहुंचा देगी, ठीक है। एक्सक्रीटरी जो है जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, ठीक है। फिर इंडोक्राइन फंक्शंस, इंडोक्राइन फंक्शंस मीन्स क्या, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी जो है यहाँ कार्य। तो यहाँ देखिए प्लेसेंटा एक्ट्स एज इंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा जो है किस तरह का काम करने वो लगती है, वो अपने आप को जो है यहाँ पर इंडोक्राइन यानी कि अंतः स्रावी जो है हार्मोन जो है समझती है की तरह काम करने लगती है। तो अंतःस्रावी हार्मोन की तरह काम करेगी। तो हार्मोन तो क्या होगा, यानी कि हार्मोन बनाने का काम करने लग रही है। तो अब प्लेसेंटा मीन्स कि अपरा, अपरा क्या कर रही है, हार्मोन बनाती है। तो कौन कौन से हार्मोन बनाती है प्लेसेंटा, तो पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG। क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG। फिर है प्रोजेस्टेरॉन, फिर है एस्ट्रोजन, फिर है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये सभी क्या होती है, प्लेसेंटा के द्वारा बनाए गए हार्मोन्स हैं, ठीक। फिर है पांचवा काम क्या है प्लेसेंटा का, स्टोरेज फंक्शन यानी कि भंडारण का कार्य। ये क्या क्या भंडारण कर रही है, तो स्टोर्स ग्लाइकोजन, आयरन एंड विटामिन्स, ठीक है। ये क्या क्या भंडारण कर रही है, तो ग्लाइकोजन, आयरन और विटामिन्स का, ठीक है। अब देखिए छठा इसका क्या कार्य प्लेसेंटा का, देखते हैं। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन यानी कि सुरक्षा का कार्य। तो एक्ट्स एज पार्शियल बैरियर अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस। ये क्या करेगा, तो पार्शियल बैरियर यानी का काम करेगा, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, यानी जो भी हार्मफुल सब्सटेंस रहेगा ना उसको ये रोकने का काम करेगा, उसे अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है। उसे जो है प्लेसेंटा के थ्रू भ्रूण में यानी कि फीटस में जाने नहीं देगा, जिससे कि जो गर्भस्थ जो शिशु है यानी भ्रूण जो है वो सुरक्षित रहेगा, बीमारियों से बचा रहेगा। फिर है ट्रांसफ़र मैटरनल एंटीबॉडीज, पैसिव इम्यूनिटी। और ट्रांसफ़र क्या करता है, तो बस एंटीबॉडीज़ को, कि वो बीमारियों से लड़ सके, है ना, पैसिव इम्यूनिटी को वो ट्रांसफ़र कर रहा है। फिर है मेटाबॉलिक फंक्शन यानी चयापचय। तो यहाँ क्या होता है, तो सिंथेसाइज होता है प्रोटीन का, कोलेस्ट्रॉल का, फैटी एसिड्स का, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शॉर्ट नोट्स ऑन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। शॉर्ट नोट्स ऑन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, तो इम्प्लांटेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूटेरिन कैविटी। देखिए जब निषेचित अंडा जो है ना गर्भाशय के बाहर प्रत्यारोपित होता है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। हम लोग सभी कोई जानते हैं कि जो निषेचित अंडा है वो कहाँ प्रत्यारोपित होता है, तो वो गर्भाशय के अंदर ही होता है ना, यानी कि यूट्रस के अंदर ही होता है इम्प्लांट। लेकिन अगर गर्भाशय को छोड़ करके कहीं और जो है प्रत्यारोपण हो जाए, इम्प्लांट हो जाए, तो उसे क्या कह रहे हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इसके कॉमन साइट्स को देखेंगे कि अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रहा है तो कहाँ कहाँ ये हो रहा है। तो मोस्ट कॉमन साइट देखिए कौन कौन से हैं, तो वो सबसे मोस्ट कॉमन क्या है हमारा, तो फेलोपियन ट्यूब है, यानी कि ट्यूबल प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब के ये सब भाग है ना, एम्पोला, स्टमस, फिम्ब्रियल।
तो उसी तरीके से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो एम्पुला में होता है, ठीक है। फिर है अदर साइड्स, फिलिपिन ट्यूब के अलावा भी तो है और भी बहुत जगह जहाँ की हो सकता है इम्प्लांटेशन। तो वो हो गया ओवरी, यानी कि जहाँ से अंडा निकल रहा था वहाँ तक चला गया, वहाँ तक क्या हो रहा, स्पर्म चला गया, तो वहीं क्या होने से चित हुआ, फिर आगे बढ़ नहीं पाया तो वहीं ग्रोथ कर गया वो, ठीक है। फिर सर्विक्स, कहाँ कर रहा है, सर्विक्स में। फिर देखिए एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी मतलब कि अगर मान लीजिए कि है ना, जो फर्टिलाइजेशन तो हुआ था हमारा वहीं पे ट्यूब में ही हुआ था, यूटेरिन ट्यूब जो है, यानी कि फिलिपियन ट्यूब वहाँ हुआ था, लेकिन उसमें अगर किसी प्रकार का छेद है, ठीक है, होल है, तो क्या होगा, हो सकता है उसे बाहर निकल के एब्डोमेन में चला जाए, एब्डोमेन कैविटी में चला जाए, ठीक है, तो वहाँ जा सकता है। अब है एक्टोपिक, सॉरी इटियोलॉजी, यानी कि कारण। तो ये जो कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, इसका कारण क्या क्या है, तो उसका पहला कारण है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी। क्या है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज मीन्स की पीआईडी। सेकेंड है प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर किसी को एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया तो हो सकता है कि फ्यूचर में दोबारा जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। फिर है तीसरा ट्यूबल प्रेगनेंसी, यानी कि ट्यूबल सर्जरी, यानी कि ट्यूब की सर्जरी होना। आईयूसीडी यूज है, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का जो है यूज करना है ना। उसके बाद देखिए एंड्रोमेट्रियोसिस, यानी कि जो गर्भाशय की जो दीवार है तो उसमें सूजन हो जाना है ना। फिर है स्मोकिंग, धूम्रपान। फिर अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर क्या क्या है, तो क्लिनिकल फीचर्स यानी कि लक्षण, क्लिनिकल जो फीचर मीन्स क्या है वो, हाँ, के लक्षण क्या क्या है। तो पहला तो है एमिनोरिया, एमिनोरिया क्या होता है, तो मासिक धर्म जब रुक जाता है उसे ही एमिनोरिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट के निचले हिस्सों में दर्द। वेजाइनल ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, योनि से क्या होगा, हल्का सा रक्तस्राव हो सकता है। और फिर क्या है, डिजीनेस और सिनकोप, इन रप्चर, चक्कर आना जो है, बेहोशी, ये सब हो सकता है। तो ये क्यों हो सकता है, तो रप्चर होने पे अगर, ठीक है, ये सब क्यों होता है, तो रप्चर होने पे हो सकता है। फिर है फीचर ऑफ रप्चर, रप्चर होने के क्या क्या जो है फीचर्स हैं, लक्षण ने कहने का मतलब है। तो जब भी रप्चर होगा, ठीक है, रप्चर क्या ही होगा, तो वही ट्यूब वगैरह हो सकता है, ट्यूब ही ना पतला नली है तो वो रप्चर होगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, तो सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, क्या होगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, अचानक तीव्र पेट दर्द होगा, साइंस ऑफ शॉक, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, मतलब जो शॉक होते हैं उनके जो साइन दिखेंगे, जैसे कि हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया, यानी कि बीपी का कम हो जाना, ठीक है, और हृदय की जो गति है उसका बढ़ जाना। फिर है हेमोपेरिटोनियम, हेमोपेरिटोनियम मतलब कि पेट में खून जमा हो जाना। जब कि ये हमारा रप्चर होगा तो जहाँ पे इम्प्लांट किया है, ठीक है, फर्टिलाइज एग, तो वो जो है ना, अगर रप्चर होगा तो बहुत ब्लीडिंग होगा, बहुत मात्रा में, तो वो कहीं निकलने का तो रास्ता है नहीं, तो कहाँ खून जमा होगा, तो पेट में ही जमा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हेमोपेरिटोनियम हो जाएगा। फिर है इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या क्या कराना होगा, तो बीटा एचसीजी टेस्ट,
क्या है, बीटा एसिज टेस्ट हो गया। तो जो ये क्या बोलते हैं, एक टॉपिक प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेहतर माना जाता है बीटा एसिजी टेस्ट को, जो कि ब्लड से होता है, ठीक है। फिर है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो कि खाली पेट किया जाता है ना, एम्प्टी यूट्रस। फिर है हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुपिंग, ये सब भी जांच है हीमोग्लोबिन करना होता है, क्योंकि अगर रप्चर हो गया तो हमें देखना होगा ना कि कितना के ब्लड का लॉस हो चुका है, ठीक है। इसलिए हीमोग्लोबिन जरूरी है, और अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी तो उससे चढ़ाया जा सके, तो ब्लड ग्रुपिंग पता रहेगा तब तो, ठीक है। फिर एक कॉम्प्लिकेशन, इसमें क्या क्या है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन यानी जटिलता है जो है वो हो गया ट्यूबल रप्चर, ट्यूब का फटना। फिर है सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग, यानी कि अत्यधिक क्या होगा, आंतरिक रक्तस्राव होगा, ठीक है। अत्यधिक जो है आंतरिक रक्तस्राव होगा। फिर है शॉक हो सकता है, ज़्यादा रक्तस्राव होने के कारण क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है। फिर इनफर्टिलिटी, बांझपन हो सकता है। अब हम लोग मैनेजमेंट यानी उपचार या प्रबंधन उसको देखते हैं, तो इसमें प्रबंधन क्या करते हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट में देखते हैं कि क्या करना है। तो अर्ली स्टेबल केसेस, मतलब कि जो शुरुआत में ही पता चलते हैं ना, वैसे केसेस में क्या करते हैं कि उन लोगों को मेथोट्रेक्सोजेट ये जो है देते हैं हम। फिर देखिए फिर है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या किया जा सकता है, तो लैप्रोस्कोपी या फिर लैप्रोटोमी किया जा सकता है। तो किस चीज़ का लैप्रोस्कोपी या लैप्रोटोमी करना है, तो सल्फिंगोस्टोमी का या फिर है सल्फिन इंजेक्टोमी का, ठीक है। फिर देखते हैं फिर है हमारा देखिए इमरजेंसी। तो इमरजेंसी कब होगा ये, तो रप्चर एक्टोपिक, यानी कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जब रप्चर कर गया, ठीक है, फट गया वो, ठीक है, तो फट गया तो उस समय इमरजेंसी होगा, तो इमीडिएट सर्जरी करना पड़ेगा, तुरंत सर्जरी करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आईवी फ्लूइड्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और क्या करना है, आई फ्लूइड्स लगाना है, और ब्लड जो है ना ट्रांसफ्यूजन वो भी करना है। अगर महिला को खून की कमी हो जाएगी तो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे ना। फिर है नर्सिंग केयर, यानी कि नर्सिंग देखभाल जो है वो देखते हैं। तो मॉनिटर वाइटल साइंस, मॉनिटर क्या करना है, तो वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। फिर ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ शॉक, और शॉक के लक्षणों पर जो नज़र रखना है। मेंटेन टीवी एंड फ्यूनल सॉरी गलती मैंने बोल दिया, ठीक है। मेंटेन आईवी फ्लूइड्स, यानी कि आईवी फ्लूइड जो है ना वो दे करके क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे फ्लूइड को। फिर प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मानसिक सहयोग देंगे, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से टॉपिक प्रेगनेंसी को मैनेजमेंट किया जाता है, नर्सिंग केयर किया जाता है ना। तो बस आज के लिए इतना है।